हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में बनी और 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म लास्ट स्ट्रॉ का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एलन स्कॉट नील। ये अच्छी खासी मूवी पिछले साल अननोटिस निकल गई, पर देखने लायक मूवी है, देख लेना। द पर्ज की तरह इन्वेजन टाइप मूवी है, लेकिन एक अलग नजरिया भी है इसमें। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी एक डाइनर में स्टार्ट होती है, जिसमें सुबह सुबह ढेर सारी लाशें पड़ी हैं। कोई जला भुना पड़ा है, किसी का सर खुला पड़ा है, किसी को स्टैब किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है। पर यह सब हुआ कैसे, वो जानने के लिए हमें जाना होगा 24 घंटे पीछे, जब डाइनर के मालिक एडवर्ड ऑसबॉर्न की बेटी नैन्सी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन बच्चे का बाप कौन है ये उसे नहीं पता, और ना ही उसे कोई परवाह है। ये बात उसने जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड टबीथा को बताई, तो टबीथा ने उससे ये पूछा कि क्या तुमने अपने डैड को बताया इस बारे में। नैन्सी बोली कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले कि मैं बच्चे को किल करूंगी, वो मुझे किल कर देंगे। ऐसा है कि नैन्सी अपने डैड के डाइनर में वेट्रेस का काम करती है, या कहूं कि करती थी, क्योंकि अब इसके डैड ने इसे प्रमोट करके मैनेजर बना दिया है, तो इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन जिम्मेदार ये है नहीं, और मॉम के मरने के बाद से और ज्यादा केयरलेस हो चुकी है। जैसे कि अब भी इसे डाइनर में जाना है, लेकिन आराम से बातें करने में लगी है। फिर एंड टाइम पे कार भगाई तो मॉम की आखिरी निशानी वो खटारा कार रास्ते में ही बंद हो गई। तब नैन्सी ने पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में उसे बॉबी मिल गया, जो कि डाइनर में उसका कोवर्कर है। वैसे बॉबी उसे पसंद भी करता है, जो कि वो टाइम टू टाइम जताता भी रहता है, लेकिन नैन्सी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसी की साइकिल पे उसे लिफ्ट देकर नैन्सी डाइनर में पहुंची, जहां पे उसके डैड ने उसे बताया कि आज रात उसे लेट शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि डैड बाहर डेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर नैन्सी काफी निराश हुई, क्योंकि आज रात टाउन में पार्टी है जहां पे उसे जाना था, पर अब वो नहीं जा पाएगी। उसे रात भर डाइनर में ही रुकना पड़ेगा, वो भी जेक के साथ, जो कि वहां का कुक है, और वो थोड़ा अजीब भी है। इसलिए नैन्सी कहती है कि कम से कम बॉबी को भी रुकने दो, पर एडवर्ड इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो बॉबी और नैन्सी को एक साथ पूरी रात नहीं छोड़ना चाहता। बॉबी के बजाय उसे जेक के ऊपर ज्यादा भरोसा है। ये रात भर रुकने की बात नैन्सी ने जाकर बॉबी को बताई, तो बॉबी फ्री में रुकने को तैयार हो गया, लेकिन एडवर्ड रुकने देगा तब ना। इसी बीच एक टेबल पे बचा हुआ खाना देखकर नैन्सी को उल्टी आ गई, जो कि उसने बैक डोर से बाहर जाके की, जहां पे जेक ने उसे देख लिया और वो समझ गया कि प्रेगनेंसी वाला चक्कर है। तभी वहां पे एडवर्ड भी आ गया, और नैन्सी की हालत देखकर उसे भी डाउट होने लगा था कि तभी जेक ने नैन्सी के लिए कवर अप कर दिया। बाहर ढेर सारा खराब मीट पड़ा था, तो जेक ने बोल दिया कि इस मीट की स्मेल से नैन्सी को उल्टी हो गई। फिर बाप बेटी तो वहां से चले गए, पर हमने देखा कि जेक किसी तरह की दवाई ले रहा है। उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। खैर कुछ देर बाद एडवर्ड वहां से चला गया, और उसके जाते ही बाहर मोपेड्स पर बैठकर आ गए 4 बदमाश लड़के, साथ में एक मरा हुआ पॉसम लेकर। अब क्योंकि एडवर्ड के पीछे नैन्सी ही इंचार्ज थी, तो उसने बाहर जाकर उन चारों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो मास्क पहनकर अंदर आकर बैठ गए। शायद उन्हें कुछ खाना था, पर वो नैन्सी को कुछ ज्यादा ही बॉदर कर रहे थे। ऊपर से नैन्सी के ऊपर मैनेजर बनने का भी प्रेशर था, यानी उसे जिम्मेदारी लेनी थी, जिसके चलते उसने पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। लेकिन जब उस धमकी से भी वो चारों नहीं डरे, तब नैन्सी ने उनके सामने ही पुलिस को फोन मिला के उनकी शिकायत कर दी। हालांकि उसने कोई फोन मिलाया नहीं था, वो बस उन चारों को डरा रही थी, और ये प्लान काम भी कर गया, लेकिन थोड़े गलत वे में। मजबूरी में चारों वहां से चले तो गए, लेकिन जाते जाते नैन्सी को धमकी देकर गए कि हम वापस आएंगे, तैयार रहना, लगता है पर्ज होने वाला है। उनके जाते नैन्सी ने पूरे स्टाफ की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें हम सभी वर्कर्स को देख पाए। बॉबी और जेक के अलावा है जेक का छोटा भाई पीटी, जो कि भोला है। गुजारे के लिए दोनों भाई इसी डाइनर में काम करते हैं। उनके अलावा बॉडी बिल्डर कूप है, और ये लंबे बालों वाला हमारे किसी काम का नहीं। खैर मीटिंग नैन्सी ने इसलिए बुलाई क्योंकि जब ये उन चारों बदमाशों से डील कर रही थी, तब बॉबी इसकी हेल्प करना चाह रहा था, और जेक भी इसे सलाह दे रहा था। तो अब नैन्सी का ये कहना है कि जब भी मैं कोई फैसला लूं, मुझे बीच में किसी की राय नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही मैं तुम सबसे छोटी हूँ, लेकिन मैं मैनेजर हूँ। बस इतना सुनते ही जेक ने उसे फिर से टोक दिया कि तू मैनेजर इसलिए है क्योंकि मालिक तेरा डैड है, वरना तेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि तू हम सबसे ऊपर हो। और ये बात नैन्सी को पसंद नहीं आई। मैनेजर से कोई वर्कर जबान नहीं लड़ा सकता। नैन्सी को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना था, और एक्शन लेने की पावर तो उसके पास थी ही, इसलिए उसने एकदम मौके पर बिना सोचे समझे एक्शन लिया और जेक को नौकरी से निकाल दिया।
डायनर के इकलौते कुक को फायर कर दिया। पहले तो जेक को लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि नैन्सी के डैड के साथ जेक और पीटी का रिश्ता बहुत पुराना है। इस डायनर में ये लेगेसी वर्कर्स हैं, यानी कि जब नैन्सी के डैड ने ये डायनर खोला था तब जो सबसे पहली वर्कर यहाँ पे लगी थी वो थी जेक की माँ। मरने तक उसने सारी जिंदगी इस डायनर में काम किया और उनके जाने के बाद नैन्सी के डैड ने उनके दोनों बच्चों को यानी कि जेक और पीटी को डायनर में जॉब दी। यही रीजन है कि एडवर्ड जेक के ऊपर इतना भरोसा करता है, क्योंकि वो जेक को बचपन से जानता है। यहाँ तक कि आज भी ये डायनर जेक की वजह से ही इतना चल रहा है। जेक की एक खास रेसिपी है जो इसने अपनी माँ से सीखी थी, उसी के लिए लोग इस डायनर में आते हैं और पहले भी उसी के लिए आते थे जब इसकी माँ जिंदा थी। इन्होंने ही इस डायनर को खड़ा किया है, भले ही मालिक कोई भी हो। और आज मालिक की बेटी कह रही है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं। इस उनके जेक को गुस्से से फट जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा वो तो बड़ी शांति से नैन्सी को समझाने में लगा हुआ था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर नैन्सी सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि नैन्सी को भी जब से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तब से उसका मूड खराब चल रहा है। उसने सीधा जेक को बोल दिया कि अब तो यहाँ का वर्कर नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहा है। जेक के पास कोई जवाब ही नहीं था, तो उसने बोला कि मैं और पीटी एक ही गाड़ी में जाते हैं, इसके बिना मैं कैसे जाऊं। तो नैन्सी बोली कि बाहर जाके बैठ, पर यहाँ से निकल। जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की एकदम से बेइज्जती कर देता है और फिर करता चला जाता है, क्योंकि बड़ा समझदार है सिर्फ इसलिए। जीप से पहले उसका दिमाग चलता है, इसलिए जीप चलाने वाले फैल जाते हैं। जेक चुपचाप बाहर निकल गया और नैन्सी का दबदबा कायम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर भी वो खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रही थी, जो कि असल में एकदम भद्दा दिखाई पड़ रहा है। उसकी चिंता करते हुए बॉबी उसका हाल चाल पूछने आया, तो उसने भरे डायनर में बॉबी की सबके सामने अच्छी तरह बेइज्जती कर दी। इसके बाद उस मरे हुए पॉसम को बाहर फेंकने गई तो देखा कि जेक ट्रक में बैठा हुआ रो रहा है, पर नैन्सी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुंह फेर कर वापस चली गई। शाम को जब सब जाने लगे तब नैन्सी ने बॉबी को बाय बोला, लेकिन बॉबी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे इतना ज्यादा बुरा लगा था। कुछ ही देर में रात हो गई, डायनर का नियॉन साइन ऑन हो गया, तो नैन्सी ने फोन करके अपने डैड को बता दिया कि मैंने जेक को निकाल दिया है। ये सुनकर डैड को गुस्सा आया, पर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि फिलहाल गर्लफ्रेंड उसके साथ है। कल को जेक के पास फोन करके वो उसे दोबारा बुला लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। पर नैन्सी इनडायरेक्टली उसे ये बताना चाह रही थी कि मैं अकेली हूँ। तो डैड ने बोला कि तुम संभाल लोगी, वैसे भी रात में कोई नहीं आने वाला, यानी रात में रुकना बस एक फॉर्मेलिटी है। बाप बेटी की बस इतनी ही बात हो पाई। फिर नैन्सी अकेले ही नाच गाना करने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर से कोई चुपचाप उसे देख रहा है। ऐसे नाचते नाचते उसे फिर से उल्टी आ गई। वो साफ सफाई में लगी थी कि तभी किसी ने बहुत तेज दरवाजे पर नॉक किया, पर जब नैन्सी ने बाहर झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उन बदमाश लड़कों की मॉपेट जरूर पड़ी थी बाहर, जिन्हें देखकर नैन्सी पूरी तरह अलर्ट हो गई, क्योंकि वो बोल कर गए थे कि हम वापस आएंगे। नैन्सी ने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही वो डायनर की दीवारों को हर तरफ से ठोकने लगे, जिससे नैन्सी बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, नैन्सी ने जल्दी से दरवाजा लॉक करके सीधा पुलिस के पास फोन मिला दिया, लेकिन आगे से उसे ये जवाब मिला कि फिलहाल तो सारे पुलिस वाले बिजी हैं, जैसे ही कोई फ्री होगा तुम्हारे पास आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि नैन्सी इससे सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले फोन अपने आप कट गया, क्योंकि ऑब्वियसली उन लड़कों ने बाहर से फोन लाइन कट कर दी। इतनी बड़ी बड़ी विंडोज के थ्रू वो नैन्सी को साफ साफ देख पा रहे थे, वो कब क्या कर रही है सब कुछ, लेकिन नैन्सी को बाहर के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही वो विंडो के पास गई, एक मास्क पहना लड़का उसके सामने आ गया। तभी उन्होंने मॉपेट्स ऑन कर दी और वो सीधा अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। डर के मारे नैन्सी सीधा किचन में पहुंची और वहां से उसने एक चाकू उठा लिया। उन लड़कों ने डायनर को चारों तरफ से घेर लिया था, यहाँ तक कि वो मरा हुआ पॉसम भी अंदर पड़ा था, यानी कोई अंदर आ चुका है। नैन्सी इतना सोच पाती उससे पहले पावर कट हो गई, जिससे उसका पैनिक और ज्यादा बढ़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई, पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उस पे वार होने वाला है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सही टाइम पर वहां पे पुलिस आ गई, जिसके चलते वो सारे बदमाश भाग गए। जो पुलिस वाला आया था वो था शेरिफ ब्रुक्स। आते ही उसने सबसे पहले स्विच ऑन किया तो पावर फिर से आ गई। नैन्सी उसे घबराते हुए सब कुछ बता रही थी, लेकिन वो कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि ये मैटर उसे इतना बड़ा लग ही नहीं रहा था उस मैटर के सामने जिसे छोड़कर वो नैन्सी के पास पहुंचा। फिर भी उसने सारी जगह चेक कर ली, यहाँ तक कि बाहर जाके गैरेज भी चेक किया जहाँ पे पानी चल रहा था, तो शेरिफ ने वो पानी बंद कर दिया। इसके बाद रेडियो के थ्रू अपनी यूनिट से कांटेक्ट करके उन्हें ये बताया कि मैं थोड़ी देर यहीं पे रुकने वाला हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। इसके बाद वो आराम से कॉफी पीते हुए नैन्सी से पूछताछ करने लगा, लेकिन नैन्सी को उसका बर्ताव पसंद नहीं आ रहा
था। नैन्सी ने उसे बताया कि वो लड़के मेरा फोन भी ले जा चुके हैं और वो दिन में भी आए थे अपनी मोपेड्स पर। बस इतना सुनते ही शेरिफ के कान खड़े हो गए। वो नैन्सी को जल्दी से अपनी कार तक लेकर गया, जहाँ पे उसने बताया कि मैं अभी अभी बहुत भयानक मर्डर सीन देख कर आ रहा हूँ, जैसा मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा वैसा, और जिस किसी ने भी वो खौफनाक जुर्म किया है वो मोपेड्स पर ही भागे हैं। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो क्योंकि अकेले यहाँ पे रुकना सेफ नहीं। पर इससे पहले कि वो दोनों कार में बैठ पाते, मोपेड स्टार्ट हो गई और पीछे से एक लड़के ने शेरिफ पे अटैक कर दिया। नैन्सी तो जैसे तैसे भागकर गैरेज में आकर छुप गई, जहाँ से उसने साफ साफ देखा कैसे उस लड़के ने मार मार कर शेरिफ का हेड क्रश करके उसे खत्म कर दिया। यानी ये कोई मजाक नहीं चल रहा, जो भी हो रहा है बहुत सीरियस हो रहा है। नैन्सी को कैसे भी करके खुद ही अपनी जान बचानी होगी, वरना बचना इम्पॉसिबल है। एक लड़का गैरेज के आसपास ही भटक रहा था, लेकिन नैन्सी शांत बैठी रही, इसलिए वो बिना उस पे ध्यान दिए आगे निकल गया। नैन्सी अब सेफ थी कि तभी सामने से साइकिल लेकर आ गया बॉबी, तो उसे बचाने के लिए नैन्सी को फिर से बाहर जाना ही पड़ा। उसे लेकर वो जल्दी से डाइनर में घुस गई और उसके फोन से अपने डैड को फोन करने लगी, पर डैड ने अपना फोन वॉइस मेल पर छोड़ रखा था ताकि कोई उसकी रंगीन रात बिगाड़ ना पाए। और कोई से मेरा मतलब है नैन्सी, वरना और कौन डिस्टर्ब करता उसे इतनी रात में, जो डाइनर में अकेला है वही ना। अब इससे पहले कि नैन्सी पुलिस के पास फोन करती, वो लड़के अंदर घुस आए, इसलिए दोनों को पीछे किचन में जाकर छुपना पड़ा। लेकिन वहां पर बॉबी के हाथों कुछ आवाज हो गई, जिसके चलते दोनों खतरे में आ गए। तो बॉबी ने उन लड़कों को अपने पीछे लगा लिया, जिससे नैन्सी को थोड़ा टाइम मिल गया, और उस टाइम में नैन्सी ने टबीथा के पास मैसेज करके उसे डाइनर में बुला लिया। पर इससे ज्यादा कुछ बात हो पाती उससे पहले नैन्सी भी पकड़ी गई। अब आपके मन में दो डाउट होंगे इन किलर्स को लेके, या तो ये वही बदमाश लड़के हैं जो दिन में आए थे, या फिर ये जेक भी हो सकता है। और अगर आप एक और स्टेप आगे जाओ तो ये भी सोच सकते हो कि क्या ये नैन्सी के डैड की चाल है। पर अगर आप ध्यान से बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किलर्स है कौन। खैर, नैन्सी और बॉबी को परेशान करने के बाद एक लड़का नैन्सी को किचन में ले गया उसे मारने के लिए, पर नैन्सी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि ऐसा मत करो। वो लड़का थोड़ी साइको वाली हरकतें भी कर रहा था, जिसके चलते नैन्सी को टाइम मिल गया। इतने में फ्री होकर नैन्सी ने चाकू निकाला और उस लड़के के पैर में स्टैब करके वो भाग निकली। बाहर गई तो बाहर भी एक लड़का मिला, तो नैन्सी ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया और वो लड़का निकला पीटी। यहाँ पे रिवील हुआ कि वो मास्क पहने 3 लड़के हैं, जेक, पीटी और कूप। यहाँ तक कि बॉबी भी उन्हीं में शामिल दिखाई दे रहा है। बस ये देखकर नैन्सी की दुनिया हिल गई। पर एक दुनिया और हिली थी जो हम अब देखेंगे, वो थी जेक की, जब नैन्सी ने उसे नौकरी से निकाला था। जेक ने इसके बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि ऐसा मत करो, जैसा कि अभी इसने जेक को बोला था। जेक ने इससे माफी भी मांगी थी कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने बताया था कि मेरा सब कुछ बिखर जाएगा, मेरे पास कोई सेकंड चांस नहीं है, मुझे बिल्स पे करने हैं, मेरी दवाई है, घर का खर्चा है, सब कुछ इस जॉब के सहारे है। जेक बहुत गिड़गिड़ाया था, पर नैन्सी उसे निकाल के ही मानी थी। और जब ये पॉसम को फेंकने बाहर गई थी तो जेक गाड़ी में बैठा हुआ रो रहा था। तब भी इसने मुंह फेर लिया था, जबकि उस वक्त जेक का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था। उसकी दवाई खत्म हो चुकी थी और कई जगह फोन मिलाने के बाद भी वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया था। फिर जब घर जाने का टाइम हुआ तो जेक ने कूप के हाथों अंदर से अपने किचन टूल्स मंगवा लिए थे। फिर उन चारों के बीच ये बात हुई कि रात को मिलेंगे एंजॉय करने के लिए। वहां से पीटी को साथ लेकर जेक पहुंचा ड्रग्स लेने, वो भी उधार। और वहां पे हमने देखा कि उसके ट्रक में एक गन भी रखी है। ड्रग्स लेने के बाद उसे कोई होश नहीं रहा और वो अपने दिल की बातें पीटी के साथ खोलने लगा, जिनसे हमें पता चला कि उसे अपनी माँ की मौत का ट्रॉमा है, जिस वजह से उसे दवाई लेनी पड़ती है। एक दिन जब ये घर पहुंचा था तो इसकी माँ इसे फ्लोर पर मरी हुई पड़ी मिली थी। उन्होंने भी तंग आकर खुद अपनी जान ली थी, पर उन्होंने सारी उम्र काम करके इन्हें पाला, तो उनके बाद ये जिम्मेदारी जेक ने उठा ली। हालांकि वो विजुअल ये कभी भुला नहीं पाया। अब जेक अपने दुख बयान कर रहा था, तभी रास्ते में उसे वो 4 बदमाश लड़के दिख गए, जिनकी वजह से इनडायरेक्टली उसकी जॉब गई। जेक उनके पास गया तो उन्होंने पीटी का मजाक उड़ा दिया, जो कि जेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी जेक चुप था, लेकिन वो फैले जा रहे थे। आखिर में जेक ने भी अपना आपा खो दिया और ऐसा खोया कि उनमें से एक लड़के को स्टैब कर डाला, एक नहीं कई बार, और बाकियों के ऊपर गन पॉइंट कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बस किए जा रहा था। वो पीटी के हाथों दूसरे लड़के को गोली मरवाना चाह रहा था, जिसने उसका मजाक बनाया था, लेकिन पीटी ऐसा नहीं कर पाया। तब जेक ने ही ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली, जिस वजह से वो लड़का वहां से भागने लगा, लेकिन जेक ने उसे पकड़कर उसका दम घोटकर उसे मार डाला। इतने में बाकी 2 लड़के भाग निकले। फिर उनकी मोपेड्स और उनके मास्क उठाकर जेक पहुंचा डाइनर के पास। उसने पीटी को मास्क देकर वहीं पे उतार दिया और खुद वो पहुंच गया कूप के ठिकाने पर, जहां पे बॉबी और कूप पहले से ड्रिंक कर रहे थे, यानी सब नशे में थे। उन दोनों को साथ लेकर जेक फिर से डाइनर की तरफ निकल गया, क्योंकि उसके मन
में ये आ चुका था कि उसे नैन्सी से भी बदला लेना है। इस बीच पीटी ने गैरेज के बाहर पानी चालू करके अपने हाथ धोए जिन पे जेक की मेहरबानी से खून लगा था, और बाद में यही पानी शेरिफ ने बंद किया था। यहाँ तक कि नैन्सी को जो नाचते हुए देख रहा था वो भी पीटी था, पर वो बुरी नजर से नहीं देख रहा था। फिर जब जेक बाकी दोनों के साथ वहां पे पहुंचा तो उन्हें देखकर पीटी ने ही बहुत तेज नॉक किया था ताकि नैन्सी अलर्ट हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि जेक 2 जाने लेकर आया है और वो नैन्सी को भी मारेगा। फिर पीटी के नॉक करने के बाद नैन्सी ने बाहर वो मॉपेट्स देखी थी जो उन तीनों ने गिराई थी। हालांकि बॉबी और कूप को कुछ भी पता नहीं था जेक क्या करके आया है और क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो नैन्सी के साथ प्रैंक करके उसे सबक सिखाना चाहता है। बस फिर इसी सोच में वो प्रैंक आगे बढ़ता गया, जैसे कि दीवारों की टैपिंग, अचानक उसके सामने आना, मॉपेट्स की लाइट जलना, वो सब। लेकिन पीटी कभी इस प्रैंक का हिस्सा नहीं था और बॉबी भी पहली स्टेप से इस प्रैंक में से बाहर हो चुका था। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था पर नैन्सी ने दरवाजा तब तक लॉक कर दिया था। इसी बीच जेक अंदर पहुंच चुका था पर सही टाइम पर शेरिफ आ गया, इसलिए वो चारों जाके गैरेज में छुप गए। फिर नैन्सी को शेरिफ से बातें करता देखकर जेक की हालत खराब हो गई। उसे ऐसा लगा कि नैन्सी ने उन चारों को पहचान लिया है और शेरिफ को उनके बारे में बता दिया है। यहाँ तक कि पीटी को तो हमने भी पहचान लिया था उसकी बॉडी लैंग्वेज से। बस वही डर जेक को लगा, जिसके चलते उसने बिना सोचे समझे एक और एक्शन लिया और शेरिफ के बाहर आते ही उस पर अटैक करके उसे मार डाला अपने मीट हैमर से। तब जाकर बॉबी की आंखें फटी और कूप भी दंग रह गया, क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तो बस मजाक चल रहा था। इस बीच गैरेज के पास जो लड़का घूम रहा था वो बॉबी था और उसने नैन्सी को छुपे हुए देख लिया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने से जाके नैन्सी को बताए, इसलिए वो चुपचाप साइड से निकलकर अपनी साइकिल लेकर सामने आ गया जो कि जेक के ट्रक में रखी थी, बस ऐसा दिखाने के लिए जैसे वो तो अभी आया है। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, ना ही उसे कुछ पता था, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैन्सी से नजरें मिलाए। फिर नैन्सी उसे लेकर डाइनर में पहुंची जहां पे दोनों पकड़े गए और उसके बाद का सारा हाल आपके सामने ही है। नैन्सी ने जो चाकू घुसाया उसकी वजह से पीटी मर रहा है और इसका सारा दोष जाता है जेक के ऊपर, पर वो लेने को तैयार ही नहीं। बॉबी की हेल्प से वो पीटी को उठाकर अंदर ले गया और इतने में नैन्सी वहां से भाग निकली, लेकिन उसे बिना सबक सिखाए वापस नहीं जाना था। इस बीच एडवर्ड जेक के पास फोन करके उसे ये कहना चाह रहा था कि नैन्सी का फोन नहीं मिल रहा, एक बार जाके चेक करो वो ठीक है या नहीं। इतना ज्यादा भरोसा है इसे जेक पे, पर ये भरोसे के अक्षर कभी कभार थोड़े आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये अभी पता नहीं इसे, जिसे ये चेक करने के लिए बोल रहा है वो ही इसकी बेटी को मारने पे तुला है, पर इसे क्या, इसकी तो डेट अभी बाकी है। इतने में बॉबी ने अंदर रखी शेरिफ की कार की चाबियां उठा ली, पर तभी जेक ने उस पर अटैक करके उसे अधमरा कर दिया, क्योंकि उसने नैन्सी का साथ देने की कोशिश की थी। इसी बीच नैन्सी भी अंदर आ गई तो कूप उसके ऊपर टूट पड़ा, और ये इसलिए जेक का साथ दे रहा है क्योंकि अगर अब नहीं देगा तो जेक इसे फंसा देगा। पर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि नैन्सी ने उसे खौलते हुए तेल में धकेल दिया, जिसके चलते वो जिंदा ही फ्राई हो गया। फिर नैन्सी चुपचाप बॉबी की तरफ बढ़ने लगी, जो कि मरते मरते भी कार की चाबियां नैन्सी की तरफ खिसका रहा था। लेकिन तभी डाइनर में आ गई टबी था, जिसे नैन्सी ने बुलाया था, मगर डाइनर का हाल देखकर वो मिनट से पहले वापस हो ली, और उसके चक्कर में ना तो नैन्सी के हाथ चाबी लगी, उल्टा जेक उसके पीछे लग गया। पर नैन्सी ने बड़ी चालाकी से उल्टा जेक को स्टैब कर डाला। फिर वो बाहर की तरफ भागी और अब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन कहीं जा पाती उससे पहले जेक उसे स्टैब करके अंदर ले आया, और अंदर लाके भी उसे 2 बार स्टैब करके वहां से चलता बना। रास्ते में उसने खुद पुलिस के पास फोन किया और फिर फोन को रास्ते में फेंक दिया, क्योंकि अब बस उसे कैसे भी करके जल्दी से टाउन से बाहर निकलना था, जिसके लिए पहले अपने ट्रेलर में जाना होगा जरूरी सामान लेने। अब हम आ चुके हैं मूवी की ओपनिंग पर, जब सुबह सुबह डाइनर के अंदर लाशें बिछी पड़ी हैं, और अब आपको पता है कि रात कैसी निकली। जेक को लगा था कि नैन्सी ऐसी पड़ी पड़ी मर जाएगी, पर दिक्कत यह है कि नैन्सी ने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया था। जेक की स्टैबिंग से नैन्सी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपने ऊपर वो सड़ा हुआ मीट चिपका रखा था जो जेक ने बाहर फेंका था। इस मीट ने 2 बार बचाया इसे। फिर वो जाके बॉबी से बात करने लगी, पर बॉबी ने जितना करना था उसके लिए कर दिया, अब वो और जवाब नहीं देगा। फिर पुलिस कार लेकर नैन्सी सीधा जेक के ट्रेलर तक पहुंची, जहां पे वो भी हथौड़ा लेकर तैयार हो चुका था, पर नैन्सी ने बड़ी चालाकी से उसका पागल बनाकर पीछे से चाकू उसकी गर्दन में घुसा दिया। मगर फिर भी वो मरने में टाइम ले रहा था, तो चाकू पकड़कर नीचे की तरफ खींच दिया, जिसके चलते जेक जल्दी तड़प कर मारा गया। उसे खत्म करने के बाद नैन्सी वहां से चली गई, लेकिन आगे जाकर रास्ते में लेट गई, क्योंकि अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे तब जन्म दिया था जब वो सेम उसी की एज की थी। अभी तो बहुत कुछ करना है, पर आंखें उसकी बंद हुई जा रही थी कि तभी वहां पे उसका डैड आ गया, और डैड के आते ही नैन्सी ने उसे बता दिया कि वो माँ बनने वाली है। बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।
एकदम अच्छी खासी एंगेजिंग मूवी है जो हमारा जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। बहुत ही छोटा सा प्लॉट है, लेकिन वो प्लॉट हमें दो नजरियों से दिखाया गया है जो इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बनता है जब दोनों नजरिए मिलते हैं, तब कहानी और ज्यादा सेंस बनाती है। मेन सीख इसमें यही थी कि इंपल्सिव एक्शंस लेने से बचें। जेक ने बिना सोचे समझे फैसले लिए जो कि सारे गलत थे और दूसरों के लिए बहुत ज्यादा घातक थे, पर साथ में नैन्सी ने जो फैसले लिए बिना सोचे समझे वो भी गलत थे और वो भी घातक बने। यहाँ तक कि जो कुछ उसने बिना सोचे समझे बोल दिया उसका भी उसे बाद में पछतावा हुआ। आजकल तो वैसे ही पता नहीं कौन किन परेशानियों से गुजर रहा है, तो अगर आप अपने एक्शंस या अपने बोल थोड़े सीमित कर ले तो वो बहुत अच्छा हो सकता है कईयों के लिए। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ये कहने से काम नहीं चलता। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और फाइनल डेस्टिनेशन देखने कौन कौन जा रहा है वो भी बताओ। उस पे वीडियो बहुत जल्दी आएगी, लेकिन पहले सब थिएटर्स में जाके देखो। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी थोड़ी लेट शिफ्ट करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।